में भी अपनी छाप छोड़ रही हैं। उस छाप को ही तो हमें और मजबूत करना है, उस छाप के साथ ही तो महिलाओं को आगे बढ़ना है, और महिलाएं आगे बढ़ती रहेंगी कदम से कदम पुरुषों के मिला के। तो यहाँ पर देखिए किसी भी तरीके की आप जो दो तरफा एक गाड़ी होती है, एक टायर दूसरा टायर एकदम बैलेंस में चलता है, कुछ डिसबैलेंस नहीं हो सकता है। उसी बैलेंस को हमें बरकरार रखना और बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो बस कुछ देर में हमारे बीच में होंगी रीता बहुगुणा जोशी जी, जो यहाँ पर सेशन की शुरुआत में बैठेंगी और उनसे सवाल होंगे महिलाओं से जुड़े हुए, महिलाओं के लिए किस तरीके से काम होता है उसी से जुड़े हुए हम पूछेंगे। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इस वक्त हमारी गवर्नमेंट जो है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार हो, महिलाओं के हाथ में रोज़गार देने की बात होती है। अगर आवास की बात आती है तो महिलाओं के नाम आवास होता है, घर की चाबी महिलाओं के नाम होती है, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। क्योंकि ये हमारी सरकार भी जानती है कि महिलाओं को सशक्त करते जाना है। महिला के हाथ में अगर घर है तो वो आगे बढ़ेगा, वो सुरक्षित रहेगा, और महिलाओं के लिए काम करना हर एक की ज़रूरत है। यहाँ पे जितने भी पुरुष बैठे हैं वो भी बखूबी इस बात को समझते होंगे कि उनके घर में भी गृहिणियाँ हैं, उनके घर में भी बहनें हैं, उनके घर में भी बेटियाँ हैं, तो उन बेटियों को वो भी शिक्षित करना चाहते हैं। लेकिन एक अच्छा माहौल, एक अच्छा इन्वायरमेंट वो ज़रूरी है उनके लिए। और अगर ये उनके लिए उनके मुफीद है तो यकीनन कोई भी पिता, कोई भी भाई, कोई भी पति अपनी बेटियों को बाहर निकलने से रोकेगा नहीं, उन्हें समाज में जाने देगा। देखिए जिनका इंतजार था वो हमारे बीच में पहुंच चुकी हैं। माननीय सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी देखिए सभागार में पधार चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, और कुछ ही देर में वो मंच पर होंगी। मंच पर आज मौजूद उनकी उपस्थिति जो है वो महिलाओं के नाम होगी, महिलाओं के नाम ये सेशन होगा। साथ ही साथ सरकार से जुड़े तमाम सवाल भी उनसे महिलाओं से जुड़े पूछेंगे। मैम का स्वागत, और हम चाहते हैं तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। इस वक्त रीता बहुगुणा जोशी जो कि सांसद भी हैं, लेकिन आज उनकी जो एक चमक उनके चेहरे पर आप देख पा रहे हैं, एक मिसाल है वो महिलाओं के लिए। लगातार बढ़ती रही अपने क्षेत्र में, कभी रुकी नहीं, कभी थकी नहीं, काम निरंतर किया है, निरंतर काम के साथ साथ जो है वो आगे बढ़ती रही। और मंच पर देखिए मैम पहुंच चुकी हैं। मैम का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहती हूँ मैम का स्वागत किया जाए, और मैं चाहती हूँ हमारे चैनल हेड श्री शुक्ला जी मंच पर आए। प्लीज़ सर आप मंच पर आइए और रीता बहुगुणा जोशी का स्वागत कीजिए बुके देकर। तो बिल्कुल हमारे बीच में सांसद रीता बहुगुणा जोशी मौजूद हैं। इससे पहले कि उनके साथ हम संवाद की प्रक्रिया को शुरू करें, उनका औपचारिक स्वागत यहाँ पर करते हुए हमारे चैनल हेड श्री शुक्ला जी, हम चाहेंगे कि आज जो महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं उन पर बड़ी बेबाकी के साथ इंडिया न्यूज़ के इस मंच पर चर्चा हो। लेकिन उससे पहले उनके स्वागत का ये सिलसिला पूरा होता हुआ, और इसके साथ ही अब हम यहाँ पर उनसे संवाद का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और हम चाहेंगे कि मंच पर उनसे संवाद करने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर रमन पांडे जी और साथ ही हमारे पॉलिटिकल एडिटर रजत राकेश जी आ जाएं। चेक चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो, कौन सा साइड? एनी साइड, ऑल योर्स। बहुत शुक्रिया। मंच का सिलसिला आप आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रयागराज से बीजेपी से सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी हैं, और मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। मैम ये जो सेशन रखा है वो स्पेशली रखा है वुमेन एम्पावरमेंट पे। समस्याएं क्या है? क्योंकि आप प्रतिनिधित्व कर रही हैं महिलाओं का, प्रोफेसर भी आप रही हैं, विधायक भी आप रही हैं, मंत्री भी आप रही हैं, सांसद भी आप रही हैं। तो आज के युग में समस्याएं क्या है, चुनौती क्या है, और सरकार कैसे महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही है आगे बढ़ने के लिए? देखिए किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ना है तो उसके हर सदस्य को एम्पावर्ड फील करना चाहिए। अगर आप में अब सम्मान, आत्मसम्मान ना हो, आत्मविश्वास ना हो, तो आप कितने भी समृद्ध क्यों ना हो, कितने ही आप गरीब क्यों ना, आप कहीं आगे बढ़ नहीं सकते। तो सबसे पहली जो समस्या होती किसी भी समाज की कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान महिलाओं में पैदा करें। और ये 2014 के बाद विशेष रूप से बहुत तेज़ी से हुआ है महिला सशक्तिकरण का दौर, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपके मैं भी आंकड़े दूंगी, आप भी पूछेंगे जी। आपको स्पष्ट होगा कि अभी G20 हुआ है, और G20 में प्रधानमंत्री जी ने जब प्रेसिडेंटशिप उसकी ग्रहण करी तो उन्होंने पहला ये कहा कि मैं विमेन लेड डेवलपमेंट पे फोकस करूँगा। तो ये बहुत बड़ा संदेश है केवल भारत की महिलाओं के लिए नहीं, पूरे विश्व की महिलाओं के लिए, कि एक प्रधानमंत्री 140 करोड़ की जनसंख्या पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम विमेन लेड डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे। तो ये पहली आवश्यकता है। दूसरा ये है कि
समाज की जो मानसिकता, देखिए हम लोग एशियाटिक्स हैं, एशिया में रहने वालों की जो मानसिकता है वो पुरुष प्रधान है, और पूरे में सब जगह, चाहे वो चीन हो, जापान हो, चाहे साउथ एशिया हो, हम लोगों का जो चिंतन और सोच है वो कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान होती है। और सिर्फ पुरुषों में नहीं, महिलाओं में भी, महिलाओं को भी लगता है कि बेटा बेटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये मानसिकता पहले हमको हटानी पड़ेगी। तो समाज के अंदर परिवर्तन बहुत आवश्यकता है, सोच की परिवर्तन के लिए। फिर तीसरी आवश्यकता ये है कि सिर्फ कथन ना हो, करनी भी हो, और उसके लिए ऐसा माहौल तैयार हो कि अपनी योग्यता के अनुसार परिवार के अंदर, समाज के अंदर और राष्ट्र के अंदर बेटी आगे बढ़कर और अपने जो उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं उसको प्राप्त कर सके। तो एट एवरी लेवल आई फील कि ये समस्या नहीं है, ये आवश्यकता है, और इस आवश्यकता को पूर्ण करने की ओर जो सरकार बढ़ती है वो सफल होती है। मैम, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाती है, बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, MSME के ज़रिए लोन भी दिया जा रहा है, मुद्रा लोन भी दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में ये देखने को आता है कि उसमें लड़के ही आगे बढ़ चढ़ के, चाहे वो लोन कराने का सिस्टम हो या कोई अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता है या कोई नया उद्यम लगाना चाहता है, तो उसमें लड़कियां आगे नहीं आ पा रही हैं। सरकार की तरफ से इनको प्रोत्साहित करने के लिए किस तरह के स्टेप्स उठाए जाते हैं? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो आपने कहा कि मुद्रा लोन का अगर आप स्टेटिस्टिक्स उठाकर देखेंगे तो मुद्रा लोन में 80% लोन महिलाओं का है जी, और जो लोन का रिटर्न है वो इतना अच्छा है कि 98-99% लोन का रिटर्न जो महिलाओं के नाम पे होता है वो हो जाता है। अब आपने बोला कैसे एम्पावर होंगी, देखिए विलेज एम्पावरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों का क्रम शुरू हुआ, 95 में शुरू हुआ, 1995 में, और 2014 तक कुल 19 लाख हमारे समूह बने, जिसमें आपको मालूम है कि आंध्रा बहुत आगे था, लेकिन आज आपको आश्चर्य होगा कि बिहार सबसे आगे है, लेकिन उत्तर प्रदेश भी अब पीछे नहीं है। तो ये जो समूह केवल 19 लाख थे अखिल भारतीय स्तर पर, वह आज 14 से 22, 6 और 2 8 साल, वह 80 लाख हो गए हैं। 8 करोड़ महिलाएं आज स्वयं सहायता समूहों में भाग ले रही हैं और उसके द्वारा अपनी एक आय अर्जित कर रही हैं। तो अभी स्वयं सहायता समूह को मजबूत करने की बहुत आवश्यकता है, और प्रधानमंत्री जी का फोकस भी है कि देखिए ऑल पावर इमेनेट्स फ्रॉम योर मनी पावर। तो इफ़ यू आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो महिलाओं के सशक्तिकरण में पहले हाथ में अर्थ आना चाहिए, उससे स्वाभिमान आता है। चाहे 500 रुपये हों, चाहे 5000 हो, चाहे 5 लाख हो, महिला को ये लगता है ये मैंने कमाया है। और आजकल आप देखिए एफ्लुएंट फैमिलीज़ के भी कि जो लड़कियां हैं वो कुछ ना कुछ कर रही हैं, वो कुछ ना कुछ ज़रूर कर रही हैं। कोई फैशन डिज़ाइनर हो गई है, तो कोई ज्वेलरी डिज़ाइन कर रही है, फर्नीचर डिज़ाइन कर रही है, इंटीरियर्स कर रही है, पढ़ी लिखी लड़कियों जिनको अभाव नहीं है किसी चीज़ का, बट एक एग्जिस्टेंस कि आई हैव माई सेपरेट एग्जिस्टेंस, उसके लिए महिलाएं आजकल बहुत तत्पर हैं। तो आप ये जो कह रहे हैं, फिर दूसरा बताइए, ये जो ODOP चल रहा है जी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसमें अगर आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, चाहे वाराणसी का सिल्क देख लीजिए, चाहे आप लखनऊ का जरदोजी और चिकन देख लीजिए, चाहे कारपेट इंडस्ट्री, चाहे चूड़ी इंडस्ट्री, इन सब इंडस्ट्रीज में महिलाएं तो काम करती हैं। तो अगर ये ODOP स्ट्रेंथन होगा तो महिलाएं ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि वही कारीगर हैं, और जब कारीगर के हाथ में कोऑपरेटिव्स होंगी, कारीगर के हाथ में पैसा होगा। ODOP में तो आप देख रहे हैं लोगों को औजार भी दिए जा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी दिए जा रहे हैं। तो देयर इज़ अ बिग चेंज। काफ़ी कुछ महिलाओं का एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी आगे बढ़ी हैं, और अभी फोर्ब्स की बुक में भी चली गई हैं। ठीक है मैम, क्योंकि चेंज की बात करी आपने, राजनीति की जो डायनेमिक्स है वो भी चाहे उत्तर प्रदेश में हो, देश में हो, थोड़ी चेंज हुई है। आप देखिए हिमाचल में एक बार सरकार होती है, इस बार लोग कह रहे हैं टफ फाइट है, देयर इज नो क्लीन स्वीप फॉर द कांग्रेस पार्टी। उत्तराखंड में रिपीट नहीं होती थी, सरकार रिपीट हो गई। गुजरात में जो इनिशियल टॉक से लोग कह रहे हैं बीजेपी इज फार मोर अहेड देन अदर पार्टीज। यूपी में इतने सालों बाद सरकार रिपीट हुई बीजेपी की।
तो ये चेंज ऑफ डायनेमिक्स पॉलिटिक्स कैसे हुआ, क्यों हुआ, और बीजेपी ने कैसे किया? देखिए, हम लोग अगर आप उठाकर इतिहास देखें तो हम लोगों में जैसे कहते हैं ना कि जो आपका नेतृत्व करता है उसमें ईश्वर का अंश होता है, यानी कि उससे लोग उम्मीदें बहुत करते हैं, हो ना हो। हमारे यहाँ जब भी वोट पड़े हैं नेशनल लेवल पर, तो उसमें और स्टेट लेवल पर कौन हमें लीड करेगा ये देखा जाता है। शुरू में तो कांग्रेस थी, तब कुछ था नहीं। जब उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स खड़े हुए, जब कांग्रेस ने लोगों के जो इच्छाएं थी, जो उनकी सोच थी, उसके अनुरूप काम नहीं किया, बहुत सारी लीडरशिप डेवलप हुई, नेशनल लेवल पर हुई, स्टेट लेवल पर हुई, रीजनल लेवल पर हुई। तो तब लोगों ने चूज़ करना शुरू किया। तो पहले लीडरशिप, सबसे पहली आवश्यकता होती है कि लीडर में विश्वास हो, और आज नरेंद्र मोदी जी में और योगी जी में लोगों का ज़बरदस्त विश्वास है। जब चुनाव शुरू होने लगता है तो लोग कहते हैं, आप लोगों के सर्वेस कहते हैं टफ है ये वो, और जब मोदी जी उतर के संवाद करते हैं, देखिए मोदी जी का जो कनेक्ट है वो डायरेक्टली विद द वोटर नहीं, पब्लिक है। वो लोगों के दिल से दिल को, जैसे कहते हैं ना, जुड़ जाते हैं उनसे। तो उनकी ओरेटरी, उनका चिंतन, उनकी मेहनत, भाई जिस प्रधानमंत्री ने 8 वर्षों में एक दिन की भी छुट्टी ना ली हो, वेकेशन ना लिया हो, 16 घंटे काम करते हो और चेहरे पे वही रौनक रहे, तो मैं ये समझती हूँ कि ही इज़ डेडिकेटेड टू द नेशन। और इसी वजह से उनके नेतृत्व में, और अब योगी जी के नेतृत्व में भी उत्तर प्रदेश को इतना अटूट विश्वास है। ये उस विश्वास का नतीजा है। एक दूसरा जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम चला, गरीबी उन्मूलन के जो कार्यक्रम चला है एनडीए सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ पर योगी जी के नेतृत्व में, उसका भी बहुत ज़बरदस्त असर हुआ है। तो आज अगर आप गांव में जाएंगे तो लोगों को भले ही अभाव हैं, कोई कहेगा सड़क नहीं है, कोई कहेगा पानी चाहिए, लेकिन वो ये सब जानते हैं कि हमको कोविड से और महामारी से बचाया मोदी जी ने, हमको अनाज पहुंचाया, हमारे बच्चों को भूखे नहीं मरने दिया। और आज की तारीख में उनको विश्वास है कि अगर कुछ होगा तो यही लोग करेंगे, क्योंकि घर मिला है, चूल्हे मिले हैं, कार्ड्स मिले हैं आयुष्मान भारत के, और पेंशन देखिए कहाँ से कहाँ चली गई, चाहे वो विधवा हो, वृद्धा हो या विकलांग हो, सबकी पेंशन 300 थी 14 में, 17 में, और आज उत्तर प्रदेश में 1000 हो गई है। बहुत सारे प्रदेशों में 1500, 2000 भी है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि काम बहुत अच्छे हुए हैं, और उसकी वजह से भी, और लॉ एंड ऑर्डर यूपी में विशेषकर पहले से बहुत अच्छा हुआ है। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो करीब करीब समाप्त हो गई है। इंडिविजुअल क्राइम है जी, चिंता का विषय है, उससे भी जूझा जाएगा। बट आई फील दैट मोदी जी का नेतृत्व और उत्तर प्रदेश में योगी जी का, यही हमारा मिरेकल है जी, दूसरा मिरेकल नहीं है। मैम एक पॉलिटिकल सवाल करूंगा मैं आपसे। कुछ समय पहले साक्षी महाराज का एक बयान आया था लव जिहाद के रिगार्डिंग, उसको कोट करूंगा मैं, फिर उसके बाद उससे रिगार्डिंग सवाल पूछूंगा। उनका ये कहना था कि हिंदू लड़कियों को ये समझना चाहिए कि उनका वाला अब्दुल लुत्फ आफ्ताब की तरह नहीं है। मेरा सीधा सीधा कंसर्न ये है कि चूँकि आप पूर्व मंत्री भी रही हैं, उत्तर प्रदेश को अच्छी तरह जानती भी हैं, उत्तर प्रदेश में जो लव जिहाद से जुड़े हुए मामले आ रहे हैं, बहुत संगीन मामले आ रहे हैं, और उसका शिकार ज़्यादातर हिंदू लड़कियां हो रही हैं। छलपूर्वक छद्म वेशधारी लोग आके इनको शिकार बना रहे हैं। उसके लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या है गवर्नमेंट का? नहीं, आप तो देख ही रहे हैं, हर स्टेट अपना लॉ ला रहा है, और कोई कंपल्शन के साथ कोई ड्यूप करके अगर करे तो ये तो अनलॉफुल है। उस पर तो कानून की अपनी व्यवस्था है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने तो यूपी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांगा है कि आप हमको रोड मैप बताइए, प्लान बताइए कैसे करेंगे। देखिए, इट्स ए सीरियस इशू। जितना ज़्यादा समाज खुलता जाएगा, जितना ज़्यादा लड़के लड़कियों में इंटरेक्शन होगा, इस प्रकार की व्यवस्थाएं आएंगी। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, तो बात आपकी सच है कि ज़्यादातर मुस्लिम लड़के ही इसमें लड़कियों को ले जा रहे हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम हर जगह आता है। आप देखिए, मैंने देखा है इतनी लव मैरिजेस हो रही हैं और फटाफट टूट रही हैं। जो डिवोर्सेस के केसेस, जो एट्रॉसिटीज़ के केसेस, महिलाओं पर उत्पीड़न के मामले आ रहे, एक साल और इनके खिलाफ जब एक्शन, शादी नहीं चलती है। मैम, इनके खिलाफ जब एक्शन लिया जा रहा है तो फिर एक धर्म विशेष को आपत्ति होती है। उनका ये कहना होता है कि हमारे लड़कों को नाहक परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ना तो अपने धर्म के अंदर महिलाओं पे उत्पीड़न करो, ना ही आप झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन कराइए। कोई भी धर्म आपको ये नहीं सिखाता कि आप जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराइए। और अगर ये हो तो इट्स अनलॉफुल एक्ट,
उसके लिए कानून बना, एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए, और सबने बना दिया है। यूपी ने, मध्य प्रदेश ने, जगह जगह मेरे ख्याल से बाद भी आप कर्नाटक देखिए ने भी बना देश दिया। की जो सबसे चर्चित इस वक्त खबर है वो आफताब और श्रद्धा, जघन्य अपराध, 35 टुकड़े। अब आप जब लोग कह रहे हैं कि नारा लगता था सर तन से जुदा, लव जिहाद, गजवाए हिंद, तो लोग मानते नहीं थे। अब ये सामने सारे चीज पैमाने पर खड़े हुए हैं, तो इसके लिए सरकार क्या कर सकती है? देखिए सरकार तो कर रही है ना, कानून बना रही है, कानून को इम्प्लीमेंट कर रही है, पकड़ रही है, और मीडिया सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आज से 20 साल पहले मीडिया नहीं था इतना एक्टिव जितना आज है। मुझे मालूम है 80s में 90s में तो हमको खबर खोजनी पड़ती थी। ऐसा एक टाइम था जब हमको जाकर लाइब्रेरी में किताबों में से फैक्ट्स निकालने पड़ते थे। आज तो फिंगर टिप पे सब कुछ है, पूरी दुनिया है, पूरी एक्चुअली 24/7 न्यूज़ है। तो आप लोगों ने इतना समाज को जागरूक कर दिया है कि सरकारों को उसके अनुरूप कानून बनाने हैं, सरकारें बना रही हैं। बहुत संवेदनशील विषय है, इस विषय पे कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हर समाज को अपने आप को इंटरनली सुधारने की आवश्यकता है, और अगर कोई नहीं सुधरता है तो उसके खिलाफ कानून है, उसको सख्ती से लागू होना चाहिए। जी मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल धर्म परिवर्तन से जुड़ा आपसे करना चाहता हूँ। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये पूछा था कि धर्म परिवर्तन के मामले में इस तरह के जो मामले संज्ञान में आ रहे हैं उसके लिए केंद्र सरकार का प्लान ऑफ एक्शन क्या है। मैं आपको अभी 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। बरेली में 100 लोगों के धर्म परिवर्तन का मामला आया था। इससे पहले मेरठ में भी आया था, इससे पहले उन्नाव में आया था। इधर कुछ दिनों में देखा गया है कि संडे को जो चंगाई सभा की जा रही है क्रिश्चियंस के द्वारा, उनके ज़रिए भी बहुत सारे कन्वर्जन्स के प्रयास हो रहे हैं। उन्नाव में इस तरह का एक केस आया था जिसमें वहाँ के जिस घर पे प्रार्थना हो रही थी वहाँ पे पुलिस बल आ गया, फिर लोगों ने हमला बोल दिया, गांव वालों ने। बाद में पता चला कि गाय भैंस या इस तरह की चीज़ों का लालच देके कन्वर्जन कराया जा रहा है। मेरठ में जो केस आया था उसमें भी ये कहा जा रहा था कि मूर्तियाँ फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है, तो सरकार इस तरह का कौन सा ठोस कदम उठा रही है ताकि हिंदू हितों की संरक्षा की जा सके और जो उनका अपना स्वाभिमान है वो बरकरार रख सके? देखिए मेरा मन इस बात में, मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल साफ है। सीधी सी बात है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, आपको फ्रीडम ऑफ, आपको ये स्वतंत्रता देता है कि आप अपने धर्म का प्रचार करें। पर आपको ये स्वतंत्रता नहीं है कि आप छल करें, यह स्वतंत्रता है कि आप लोगों को लालच दें, यह स्वतंत्रता नहीं है कि आप ज़बरदस्ती लोगों का परिवर्तन करें। और यही नहीं, ट्राइबल एरियाज़ में भी शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं। तो इन सब के लिए ही तो ये सब कानून अब मजबूत किए जा रहे हैं, जिन कानूनों के माध्यम से ये प्रयास है कि इस तरह की बातों पर अंकुश लगे। अल्टीमेटली तो लॉ को अपने इसलिए कि हिंदू समाज में उबाल आ रहा है। ग्राहम स्टेन्स का मामला आपको याद होगा, वहाँ भी हिंदू समाज का उबाल था ही। लेकिन जब देश का कानून काम कर रहा है, जब सरकारें संवेदनशील हैं और इस पे सख्ती से काम कर रही हैं, तो मैं ये कभी नहीं कहूँगी हम लोग कानून अपने हाथ में लें। कानून अपने हाथ में लेना तो अराजकता की ओर आगे बढ़ना होगा, तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकारों को भी और कानून को इतना एक्टिव दिखना चाहिए। अब देखिए, आप पॉक्सो है, महिलाओं पर उत्पीड़न, आप देखिए कितना टाइम लगता है उसके इन्वेस्टिगेशन में, फिर उसके बाद चार्जशीट फाइल होने में 20-20 साल केसेस डिसाइड नहीं होते। तो देश के कानून को, इन प्रोसेसेस को आप ठीक कर दीजिए, तो चाहे वो महिला उत्पीड़न हो, चाहे बच्चों के ऊपर दिक्कत हो, या अन्य केस हो, या लव जिहाद की बात हो, या कन्वर्जन की बात हो, अगर 6 महीने साल भर में सारे केसेस को आप सॉल्व कर दीजिए, मैं आपसे कह रही हूँ क्राइम अपने आप बनिए। सब इट्स अ फॉर्म ऑफ क्राइम। आप ये तो आप कानून को अगर तीव्र नहीं करेंगे, छोटे छोटे बच्चों का, आज ही मैं रेट पढ़ रही थी कि पॉक्सो में कुल जो फाइनली कन्विक्शन का रेट है, या डिस्पोजल, नॉट कन्विक्शन, डिस्पोजल ऑफ द केस, 29%। आप बताइए, 3.5 करोड़ से ज़्यादा केसेस भारत में हैं, 29%। आप 10-10 साल, 20-20 साल चलाते हैं। तो इसी तरह जो आप कह रहे हैं, अगर उद्वेलना है और कानून तेज़ कर दीजिए तो उद्वेलना शांत हो जाएगी। आपके पड़ोस में कोई क्राइम होती है और उस पर अगर साल भर में डिसीजन हो जाए तो जनता प्रसन्न रहेगी, संतुष्ट रहेगी। वरना तो भाई लोगों के परसेप्शंस को तो आप रोक नहीं पाएंगे। तो आई थिंक हमारे लीगल प्रोसेसेस को, जुडिशियल प्रोसेसेस को बहुत तेज़ करना पड़ेगा।
और कोई तरीका क्राइम को रोकने का नहीं है, चाहे वो आप इसको आप रिलीजियस क्राइम कहिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन कहिए, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन कहिए, इसके लिए तो भाई एक ही तरीका है। अब इस पे सोचना चाहिए। आपने देखा कि अभी चीफ जस्टिस ललित जी ने यही कहा था, प्रोसेसेस को तेज़ करने के लिए कैसे हम डिस्पोजल ऑफ केसेस को तेज़ करें, उसका पूरा एक सिस्टम बनाया है। लॉ कमीशन इस पे काम कर रहा है, नए चीफ जस्टिस भी बहुत इसको चाहते हैं। तभी देखिए सवाल, अभी गवर्नमेंट ने कहा मुझे टाइम दीजिए, हम स्टडी करके आपको बताएंगे कि कैसे करेंगे। तो एवरीबडी हैज़ टू एक्ट एंड द गवर्नमेंट इज़ द कस्टोडियन। तो गवर्नमेंट को तो सबसे ज़्यादा तेज़ होना पड़ेगा, तभी रुकेगा, वरना तो क्योस होगा। समाज में तो क्योस होते हैं। ठीक है मैम, एक सवाल और, क्योंकि आप गृहिणी भी हैं। विपक्ष बार बार कहता है कि साहब 2 इश्यूज हैं जिसको मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी रिजिम एड्रेस नहीं कर पा रही। पहला महंगाई, दूसरा बेरोजगारी। भाई देखिए, तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं इसलिए हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2008 के बाद सबसे बड़ी मंदी अगर आई है तो कोरोना के पीरियड से आई, और अब प्रेडिक्शन है कि 2023 और 2024 पूरे विश्व के लिए ज़बरदस्त आर्थिक मंदी का दौर लाने वाली है। ऐसे में अगर हमारा रुपये बहुत ज़्यादा पैसा, आप जापान को देख लीजिए, आप चाइना की हालत देख लीजिए, आप यूरोप की हालत देख लीजिए। आज आपको तो खुश होना चाहिए कि आज हम लोगों ने ग्रेट ब्रिटेन को पीछे करके और एक पदान आगे हम विश्व अर्थव्यवस्था में अपना उठे ऊपर आए हैं। इस समय जर्मनी क्रम्बल कर रहा है। ग्रेट ब्रिटेन में 3 प्राइम मिनिस्टर बदल गए महंगाई के इशू पर। कितने दिन में? 6 महीने के अंदर। लेकिन अभी भी हमारा रिजर्व बैंक ठीक काम कर रहा है। अभी आपने देखा कि जो आपके प्राइस इंडेक्स है, आपका जो खुदरा उसमें, वो अभी गिरा है 7%, 7.3, 7.4 मैंने आज से 3-4 दिन पहले देखा था, जबकि आज से कोई 6 महीने पहले डबल डिजिट में महंगाई के आंकड़े पहुंच गए थे, अब नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि हमारा अन्न कितना ज़्यादा, कोरोना के दौरान सबसे ज़्यादा फ्रूट ग्रेन का प्रोडक्शन इंडिया ने किया। हम अपने अपने तरीके निकाल रहे हैं, एक्सपोर्ट्स पर पाबंदी लगा रहे हैं, इंपोर्ट पर पाबंदी लगा रहे हैं, अपने देश में अनाज सही दाम पर मिले, 80 करोड़ लोगों को अनाज का वितरण किया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ अभी जॉब्स का देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज और अभी पिछले महीने और 1 महीने में 1.5 महीने के अंदर 70 और 75 1,45,000 सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स निकाल दी। स्टेट गवर्नमेंट लाखों जॉब्स निकाल रही है, रोज़ रोज़गार मेले लग रहे हैं। तो आज अभी आपने फिर देखा कि आज सीतारमन जी का मैंने पढ़ा है कि वो जो इस समय लोगों से बात कर रही हैं कि भाई बजट में क्या करें, एक ही बात उभर कर आ रही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को सबसे ज़्यादा जोर दीजिए। तो सरकार, चाहे वो अभी यूपी का भी आ गया, फरवरी में 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स की कोशिश यूपी कर रहा है। तो भाई नई कंपनीज आएंगी, नई फैक्ट्रीज आएंगी। मेरे अपने जनपद में भले एक आध PSU बंद हुआ है, लेकिन छोटे छोटे 250 करोड़, 150 करोड़, 50 करोड़ के 4-5 यूनिट्स खड़ी हो गई हैं। कहीं 100 लोगों को नौकरी है, कहीं 500 को। तो मैं समझती हूँ कि ये जो उत्तर प्रदेश का जो अब माहौल बना है इन्वेस्टमेंट का, मेरे प्रदेश में तो आने वाले 2-3 सालों में जॉब जनरेशन, एंड इट्स ए वर्ल्ड क्राइसिस। प्लीज़ बात समझकर चले। हम लोग सब परेशान हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु विश्वास है कि जो इस तरह से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार अपने बजट्स को हैंडल कर रही है, इसको भी हम मैनेज करेंगे। जी मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ। कुछ समय पहले PFI के खिलाफ एक्शन हुआ, उसके तमाम सदस्यों को अरेस्ट किया गया। PFI कुछ और नहीं था, सिमी का ही रूप था। सिमी पे जब बैन लगा, PFI के रूप में आया। PFI पे बैन जिस दिन लगा, उस दिन ये खबर आई थी कि उसके और भी आनुषंगिक संगठन खड़े हो गए हैं। इस बीच में कुछ और भी गिरफ्तारियां हुई हैं PFI से जुड़े लोगों की। गवर्नमेंट का क्या प्लान है इस तरह की चीज़ों को रोकने का कि PFI की जगह पे दूसरे जो आनुषंगिक संगठन इस तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, उनके खिलाफ उनके एक्शन लेने से पहले ही गवर्नमेंट एक्शन ले ले, इस तरह का क्या प्लान है? देखिए, सबसे बड़ा जो संस्था खड़ी करी गई पहले नहीं थी, NIA। जी, NIA इज़ वन इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू पूरे कंट्री में नेटवर्किंग को रोका जा सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है। और आपने अभी देखा जब PFI पर हुआ, 100 जगह पर
100 जगहों पर छापा पड़ा साथ। और एक साथ, और किसी को पता नहीं था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट्स को तक नहीं पता था, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे नॉन बीजेपी हो। तो आई थिंक इस तरह की जो यूनिट्स हैं हमारी, ये जितनी एक्टिव होंगी, एक दूसरा जैसा कि है कि भी शुरू से ही जो इस तरह के संगठन हैं जो हमेशा से ही सन 52 से ही उनके ऊपर समय समय पर बाधाएं लगती रहीं, ऐसे लोगों को पनपने नहीं देना चाहिए, निप देम इन द बड। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जानकर भी नहीं करती हैं, तो इसीलिए एनआईए को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। और अभी एक नया आप देखिएगा संशोधन भी होने जा रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे उसमें। साउथ से खतरे के संकेत तो मिल रहे हैं आप देखेंगे कि अब सेंट्रलाइज करके जिस तरह से इसको, और विद द कोऑपरेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स, सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को चाहिए कि इसमें कोऑपरेट करें। और अब ये अभी बहुत कम हो भी रहा है, लेकिन इस तरह के संगठनों को तोड़ देंगे तो टेररिज्म हमारा समाप्त हो जाएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जिन लोगों को फंडिंग आती है बाहर से, उस पर रोक लगा दी गई है। जिस प्रकार की सुविधाएं कश्मीर में ही देख लीजिए, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे उनको मिल रही थी, वो सब रोक दी गई हैं। तो मेरे ख्याल से अभी जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो अब आ रहा है, लॉज बन रहे हैं, वो सब इसीलिए तो हो रहा है कि बाहर की एक्सटर्नल फंडिंग बंद हो जाए। कितने हज़ारों जो आपके एनजीओज़ हैं जिनको FRCA से पैसा मिलता था, फॉरेन फंडिंग, उनको रोक दिया गया है। अब फॉरेन फंडिंग पर भी पाबंदी लगाई। तो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच गाइस सी, नथिंग कैन हैपन ओवरनाइट। अगर हम ये सोचें कि एक रात में सब बदल जाएगा तो ये संभव नहीं है। 140 करोड़ का देश है, सजग रहना होगा और सरकार हमारी सजग है। तो मुझे लगता है कि अब कंट्रोल में आ रही हैं चीज़ें। देखिए वेस्टर्न यूपी में पहले कितना होता था, बंद है। ईस्टर्न यूपी में कितना होता था, बंद है। पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में एक भी राइट नहीं हुआ। तो अब धीरे धीरे लोग भी समझ रहे हैं। बट एक बात है, जितने जल्दी हम अपने आप को फिनेंशियली इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करेंगे, अर्थव्यवस्था को जो मजबूत करने पे लगी है सरकार। अरे आप बताइए कि 101 यूनिकॉर्न खड़े कर दिए हम लोगों ने 4-5 सालों में। सारी दुनिया क्रम्बल करी और 7,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी 101 खड़ी हो गई। इट्स अ मिरेकल। और जिस तरह से आपने करीब करीब 60,000 हमारे स्टार्टअप्स खड़े हो गए इस देश में। तो यूथ हमारा जो आ रहा है बहुत ही एम्बिशियस है, और जो यंग जनरेशन है वो रास्ते निकाल रही है। इकोनॉमिकली हमें स्ट्रेंथन होगा ना, इसी क्रम में मोदी जी सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसी तरह मन जी बहुत मेहनत कर रही हैं। ठीक है मैम, क्योंकि यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात करी, यंग पॉलिटिशियंस की बात करें मैम, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, बिहार में तेजस्वी हैं। पहले तो इस यात्रा को आप कैसे देखती हैं, जो ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की चल रही है? वो कहते हैं साहब भारत को बहुत तोड़ा जा रहा है, बहुत नफरत फैलाई जा रही है, इसलिए हम लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और हर जगह जहाँ जा रहे हैं लोग उनसे जुड़ रहे हैं, वो यात्रा कर रहे हैं, वो भी 4-5 इश्यूज को लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं हो रही है, हमेशा यात्राएं निकलती रही हैं भारत में। और आपको याद होगा पहले चंद्रशेखर जी ने भी करी थी, और भी लोगों ने करी है, बहुत लोगों ने करी है, विनोबा भावे ने करी थी, और उनके ये तो लोग अडॉप्ट करते हैं। पर राहुल गांधी जी का मकसद समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल जी किस मकसद से इस यात्रा को कर रहे हैं। भारत जोड़ो भारत तोड़ो ये सब रेजोनेट नहीं करेगा जनता के साथ, क्योंकि आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो। सवाल ये है कि अगर टेररिज्म पे अटैक करना भारत तोड़ना है, अगर ऐसे संगठनों को बंद कर देना जो कि नफरत फैलाते हैं, ये अगर भारत तोड़ो है, तो फिर तो मैं नहीं समझ आता इसकी परिभाषा क्या है। ही हैज़ ऑल द राइट, इट्स अ डेमोक्रेसी। कोई जो जैसे भी चाहे अपने आप को चला सकता है और पद यात्रा करें, पर जनता का आप देख रहे हैं विश्वास जनरेट नहीं हो रहा है। हम गुजरात भी जीतने जा रहे हैं, हिमाचल भी। आफ्टर ऑल व्हाट इज इट इन अ डेमोक्रेसी? सब कुछ निकल कर कौन सरकार बनाता है, इसी पे तो आता है ना। और सरकार किसकी बनती है? जनता की बनती है, बनाती है, पॉलिटिकल पार्टीज की बनाती है। और सीधी सी बात है कि आज हमारी जो विमेन फोर्स है, महिलाएं भैया जिधर वोट डाल देती हैं उसी की सरकार बनती है। बात मान जाओ आप लोग, ठीक है। इसमें तो कोई सप्लीमेंट्री भी है। आपको मालूम है, रुक जाइए आप। अभी जब भी ये जो आपका वोटर लिस्ट अपडेट होती है, अब की बार क्या हुआ,
उत्तर प्रदेश में जो वोटर्स लिस्ट अपग्रेड की गई तो पुरुषों से 7% ज़्यादा लड़कियों ने, महिलाओं ने, 18 ईयर्स वालों ने अपने नाम को एनरोल किया। अगर डेमोक्रेसी में लोगों की आस्था नहीं होती तो यंगस्टर इतना नहीं निकलता। आप निकल रहे हैं, आपकी डेमोक्रेसी में रिवाइव कर रही है। देखिए एक कालखंड आया था जब लोगों का लगता था कि सब नेता बेईमान हैं, सब सरकारें बेकार हैं, माफिया है, गुंडा राज है। लेकिन आज अगर यूथ निकल रहा है और इलेक्ट और सिलेक्ट कर रहा है तो मान कर चलिए आज डेमोक्रेसी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी इन द कंट्री एंड women हैव अ ग्रेट रोल। women हैव अ ग्रेट। आपको लगता है मैम एक बार फिर से विमेन रिजर्वेशन पर भी काम होना चाहिए? विमेन्स रिजर्वेशन मेरी पर्सनल राय है, पर्सनल, ठीक है। डेफिनेटली होनी चाहिए और जल्दी होना चाहिए। जितनी ज़्यादा महिलाएं लेजिस्लेचर में आएंगी उतनी जल्दी अच्छे कानून बनेंगे। और क्यों बोल रही हूँ, सब जब रिजर्वेशन मिला था महिलाओं को लोकल बॉडीज़ में, सबने क्या कहा पंचायत राज में, अरे प्रधानपति होंगे, प्रधानपति होंगे। अब अगर महिलाओं ने काम ना किया होता तो बताओ, 33% आरक्षण मिला था और आज कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिसे 50% से ज़्यादा महिला स्थानीय निकाय में बैठी हैं और एवरेज इज 45%। अब सरकारें सोच रही हैं कि यार इनको 45-50 तो अपने आप हो गई तो 50 दे ही दो तो ताकि हमारा नाम हो जाए। तो सरकारें अगर कुछ 50% दे रही हैं तो इसलिए दे रही हैं क्योंकि अगर वो नहीं भी देंगी तो भी महिलाएं आ रही। सो आई थिंक आई हैव अ ग्रेट कॉन्फिडेंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन। और आज की लड़की गजब की है भैया। इन बच्चों को हम देखते हैं तो हम सोचते हैं रियली, हम अपने समय में सोचते थे हम बड़े फॉरवर्ड लुकिंग हैं, बहुत मेहनती हैं, बड़ा, बट दीज चिल्ड्रन दे विल चेंज द फेस ऑफ इंडिया, यू विल सी इट। आवर जनरेशन विल चेंज द फेस ऑफ इंडिया। मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी कुछ समय पहले जिक्र हो रहा था इसी डिबेट में, इसी चर्चा में कि उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बन रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने और तमाम सरकारों ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट समिट्स की थी और बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स बनते थे उसमें कि इतने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, इतने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन वो ग्राउंड पे दिखता नहीं था। आज की तारीख में भी विपक्ष का ये कहना है कि इन्वेस्टमेंट के लिए यूपी में माहौल नहीं। विपक्ष एक ही चीज़ रटता है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, जो कि बीजेपी यही कहती है कि यही सबसे बड़ी चीज़ है जो कि हमने इम्प्रूव किया है। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए वो कौन कौन सी वजहें हैं जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश में निवेश आएगा और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा? सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर है। आप देखिए ऑर्गेनाइज क्राइम ख़त्म हो गया। अब आज कोई यहाँ कंपनी लाना चाहता है उसके लिए सिंगल विंडो ऑपरेशन है और अब कोई आर्म ट्विस्टिंग नहीं कर सकता कि मेरी ज़मीन पे बना रहे हो, पहले मुझको मेरा हिस्सा दो, या फिर काम करने में रुकावट पैदा करें। पहले क्या होता था, कोई भी आता था उसका अपहरण हो जाता था, फिर बड़े बड़े करोड़ों लेकर उसको छोड़ा जाता था, हत्याएं हो जाती थी, कितने इंजीनियर्स, कितने लोग मारे गए। आज NHAI सड़क बना रहा है। आप याद करिए, बिहार और उत्तर प्रदेश में मैं आपको बोल रही हूँ, आज से 10 साल पहले याद करिए, 15 साल पहले जब NHAI सड़क बनाने लगती थी तो कॉन्ट्रैक्टर जब तक पैसा ना दे दे जोरे पुरुष लोगों को आगे काम नहीं कर सकता था, लेवी लगती थी। तो अब वो सब बंद है। फिर एक चीज़ तो होगी कि लॉ एंड ऑर्डर कोई कुछ भी कहे, पर हमारे प्रदेश में विशेषकर, पूरे कंट्री के लिए तो आई कांट होल्ड अ कार्ड, तो मैं समझती हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हुआ है। दूसरा, बिजली की समस्या को बहुत हद तक दूर कर दिया गया है। तीसरा, लैंड ट्रांसफ़र है, उसका जो क्या बोलते हैं, जो तरह तरह की जो स्वीकृतियाँ चाहिए होती हैं वो सब अब पहले से बहुत त्वरित हो गई हैं। गवर्नमेंट इज़ ऑन देयर साइड। फिर उसके अलावा जो कनेक्टिविटी, रोड्स की कनेक्टिविटी, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बून्स। तो सड़क भी है, पानी भी है, बिजली भी है। अब तो हाईवेज़ देखिए ना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, अगर हम लखनऊ वाली छोड़ भी दें कि पहली सरकार ने बनाई थी, अब गंगा एक्सप्रेसवे, प्रयागराज से अब हम दिल्ली 5 घंटे में पहुंचने की स्थिति में आ रहे हैं। तो जितनी जगह से सड़कें गुजरेंगी वहाँ की इकोनॉमी को ये अपग्रेड करेंगी। तो आप देखिएगा कि ये जो नेटवर्क बना है सड़कों का, ये बहुत बड़ी बात हो गई और कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि NCR का ख़ास तौर से जो इलाका है वो तो करीब करीब सैचुरेट हो रहा है। अब धीरे धीरे सब आगे बढ़ेंगे। 10 लाख करोड़ का टारगेट यूपी गवर्नमेंट का है। उसका कर्टन रेजर शायद कल परसों है, कल है, आज ही है। उसका कर्टन रेजर हो रहा है गाजियाबाद में, नोएडा में।
तो वी हैव ग्रेट, दिल्ली में हो रहा है दिल्ली सर, में ही है, दिल्ली सुषमा में। स्वराज। तो हमें बहुत उम्मीद है, 4 करोड़ 6 करोड़, अब 10 करोड़, अगर 10 लाख करोड़, अब इतना इन्वेस्टमेंट जब आ जाएगा तो ये ओवरनाइट तो नहीं दिखेगा रिजल्ट, ठीक है। परंतु आने वाले 5 साल में उत्तर प्रदेश की इकॉनमी मुझे लगता है देश में बहुत आगे आ जाएगी। ठीक है मैम, यू रिप्रेजेंट एज एन एमपी, प्रयागराज को आप रिप्रेजेंट करती हैं। 3 बड़े काम जो आपने प्रयागराज के लिए किए हों और 3 बड़े चैलेंज या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो आप 24 से पहले चाहेंगे कि पूरा हो जाए प्रयागराज के लिए। देखिए, हम लोग तो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि प्रयागराज में हैं, जन्म भी वहीं हुआ, कर्म भी वहीं सारे हुए, वहाँ को रिप्रेजेंट भी कर रही हूँ। सबसे बड़ी हमारा जो संपत्ति है वो हमारा त्रिवेणी संगम है, और हमारा जो संगम है उसकी वजह से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार खासतौर से अब इतनी ज़्यादा उस पर ध्यान देती है कि आज हमारे यहाँ की सड़कें उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद की सड़कों से बेहतर ही होंगी सिवाय लखनऊ के, बाकी बहुत अच्छा compete कर रहे हैं। आज हम लोगों के यहाँ स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आ गया है, मेट्रो भी अब थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है, फ्लाईओवर्स बन गए हैं और बिजली की क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो मैं रेलवेज़ का बहुत हमारे यहाँ एक्सपेंशन का काम हो रहा है। तो लाइक ऑल अदर सिटीज़ प्रयागराज अपने आप डेवलप हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। और हमारे जो मेरी एम्बिशन है, जो आपने पूछा, मैं एक समय था जब नैनी को लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश का जमशेदपुर बनेगा, उसमें मेरे पिताजी एच.एन. बहुगुणा जी का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन वहाँ जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी अनेकों कारणों से पिछले 30 सालों में धीरे धीरे बंद हो गई। तो मेरा पहला ये है कि जो इंडस्ट्रीज़ बच सकती हैं उनको बचाऊं। मैं बहुत मेहनत करती हूँ उस काम के लिए। अभी साई इंडस्ट्रीज़ जो जी थी पहले, उसको बचाने में मैंने बहुत परिश्रम किया, वो स्टार्ट हो गई है। और फिर उसके अलावा जो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ है वो बची रहे, और जो नई कंपनीज़ है वो आए। और मेरा जो एम्बिशन है जिसके लिए मैं लगी हूँ मुख्यमंत्री जी से और राजनाथ सिंह जी से, कि जो हमारा जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो चित्रकूट तक तो आ गया है, अगर 30 किलोमीटर और आगे बढ़ जाए तो नैनी तक आ जाएगा। और नैनी में जो कंपनियां बंद हुई हैं वो लैंड पूरा वेकेंट पड़ा है, स्ट्रक्चर्स खड़े हैं। अगर कोई वहाँ पर आना चाहे इंडस्ट्री वाला, तो मैं ये समझती हूँ कि लैंड यूज़ को चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, प्रोक्योरमेंट की ज़रूरत नहीं, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीनें डिफेंस हैं, बेस भी है प्रयागराज। और पूरी कनेक्टिविटी है, ऑल हाईवेज आर देयर, और डिफेंस का बेस तो है ही, आपको मालूम है। तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं समझती हूँ। मैम, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ। पिछली सरकारों का जिक्र होता है तो ये कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब थी, लड़की स्कूल जा नहीं सकती थी, शोधों से डर लगता था। इस सरकार में भी तमाम गाहे बगाहे ऐसी घटनाएं आ जाती हैं, वो छिटपुट घटनाएं हैं। कुल मिला जुला के गवर्नमेंट लड़कियों की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रही है, ताकि वो पढ़ लिख के, जैसे कि आपने बताया कि 60,000 स्टार्टअप हैं, तो बहुत कम ऐसा सुनने में आता है कि कोई लड़की कोई स्टार्टअप लेके आ रही हो। एमएसएमई लोन हो सकता है लड़कियों के नाम लिए गए हों, लेकिन इफ़ेक्टिवली काम लड़के ही करते हैं। तो कोई ऐसा स्टेप गवर्नमेंट का जिसमें सचमुच वास्तविक उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, वो नज़र आए। देखिए, स्टार्टअप कोई शुरू करे, जब उसमें रिक्रूटमेंट होने लगता है तो मेजॉरिटी लड़कियों को ही लाना पड़ता है, क्योंकि वही इस समय सबसे आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि वेमेन आर स्टडिंग नाउ अब स्टेम साइंस पढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ रही हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रही हैं, मैनेजमेंट पढ़ रही हैं। तो लड़कियों का भागीदारी इन द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर बेटर है। जर्नलिज्म में बहुत अच्छे हैं, टीचिंग में बहुत आगे आ गए हैं, आर्मी में भी अब बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट हो रहा है, पुलिस में भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी इतना महिलाओं की भी सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि उनके पास अभी फैमिली में जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, बिल्कुल, कि लड़की को अगर हम लीडरशिप दे दें तो कर ले जाएगी, वो धीरे धीरे आ रहा है। पर ये धीरे धीरे बहुत तेज होने वाला, आप इस पर भी विश्वास कर लीजिए। इंडिया इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट। तो ये तो होगा, इसमें तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में एक किरण मजूमदार शो नहीं होगी, सैकड़ों किरण मजूमदार शो इस देश में पैदा होने वाले हैं और स्थापित बहुत होंगी। शुक्रिया मैम, बहुत तो मैं शुक्रिया। आपकी इस बात से, और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर आपने कहा, ये सत्य है कि आज 10% से 35% तक जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है अलग अलग तरीके के, उनमें कमी आई है। डेटा मांगेंगे तो आपसे अलग कभी बात कर लूँगी।
बहुत शुक्रिया मैम, आप आई मंच पे, धन्यवाद आपने आपका। अपने विचार बिल्कुल, रखे। तो एक बार बहुत फिर से शुक्रिया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं रीता बहुगुणा जोशी जी का। और हम चाहते हैं कि जो अतिथि हमारे साथ में मौजूद हैं वो जल्दी से मंच पर आएं और रीता मैम उनका स्वागत करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर सीमा पांडे जी हैं, डायरेक्टर फॉर चीफ कंसल्टेंट इन फर्टिलिटी एंड IVF ईवा फर्टिलिटी क्लिनिक की ओर से हैं, अतरौलिया आजमगढ़ से। मैम प्लीज मंच पर आइए। बिल्कुल, प्लीज डू इट फास्ट। और भी मेहमान हमारे साथ में हैं, मैं चाहती हूँ वो भी जल्दी से स्टेज पर आ जाए। हमारे साथ में राहुल सिंह एंड आयुष्मान सिंह हैं, स्वामी अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय से हैं। आप भी आ जाइए स्टेज पर। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए डॉक्टर सीमा पांडे का। राहुल सिंह एंड आयुष्मान सिंह स्वामी अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय से हैं, मंच पर आइए। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। और जेपी सिंह साहब हमारे साथ में है MD ग्रीन गैस की ओर से। सर आपका भी मंच पर बहुत स्वागत है। मिस्टर पीयूष COO अर्बन एक्सेस से है, वो भी मंच पर आ जाए जल्दी से हमारे साथ में। बिल्कुल, तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। फूड पे से अनुज जी गुप्ता जहां हमारे साथ में है, फाउंडर एंड डायरेक्टर है, प्लीज जल्दी से मंच पर आ जाइए हमारे साथ में। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और रीता बहुगुणा जोशी जी आपका भी बहुत धन्यवाद इतनी बेबाकी से महिलाओं पर सभी सवालों का जवाब देने के लिए। तो हमारे साथ में रीता बहुगुणा जोशी जी जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया और साथ ही बताया कि सरकार प्रदेश में महिलाओं के विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए आखिर क्या कुछ कर रही है। तो जोरदार तालियों